बर्थ से 5 साल तक के बच्चों के लिए कौन सी वैक्सीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये मोहलिक बीमारियों के खिलाफ है जो कि आपके बच्चे की जान ले सकते हैं। रिसेंटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन देखने को मिल रही हैं, स्केड्यूल हो रही हैं। ये क्यों बार बार इंक्लूड हो रही है? अब ये रियलाइज किया गया है कि ये जैसे एचपीवी वैक्सीन मसलन बच्चियों के लिए जो वैक्सीन 9 इयर्स टू 15 इयर्स 16 इयर्स के लिए हम लगा रहे हैं, इसी तरह 5 साल के बाद टेटनस की डोज लगती है। अब एक फ्लू का चूंकि अब बहुत सारा सिलसिला शुरू हो गया है। प्राइवेट और गवर्नमेंट वैक्सीन में क्या मेन डिफरेंसेस हैं? वैक्सीन के अंदर फर्क होता है क्योंकि जो प्राइवेट वैक्सीन होती हैं वो क्या वैक्सीनेशन के भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वाई केयर एंड वाई कास्ट डिजिटल। आई एम योर होस्ट अंबर उमर। आज हम एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर बात करेंगे, वैक्सीनेशन सिस्टम, न्यूबॉर्न केयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। हमारे साथ आज मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर मजहर अब्बास बट, हाईली एक्सपीरियंस्ड चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो इस वक्त आईएमसी हॉस्पिटल और प्राइम हेल्थ हब में प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी बेटा। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे अपना प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। व्हाट इंस्पायर्ड यू अबाउट स्पेशलाइज इन पीडियाट्रिक्स? कुछ शौक बचपन से जैसे लोग कहते हैं ना, तो वाकई ऐसे होता है कि कुछ लोगों को बचपन से शौक होता है। तो मुझे भी बचपन से चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनने का शौक था। और मैं अच्छा। लोगों को बताता हूँ कि मेरी एफएससी की बुक्स के ऊपर मेरे क्लास फेलोज ने बाकायदा लिखा हुआ था कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मजहर अब्बास भट्ट। अभी अच्छा। एफएससी में था मैं और अभी हाँ। मेडिकल कॉलेज में। तो एक रुझान था जो अल्लाह ताला ने हमें फिर रहनुमाई की उस तरफ, और हमने वही फील्ड सेलेक्ट की और अल्लाह ताला ने हमें इस पे कामयाब किया कि जो चीज़ हमें पसंद थी, वो जिसे कहते हैं जो हमारा पैशन था, वही हमारा प्रोफेशन भी बन गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि बर्थ से 5 साल तक के बच्चों के लिए कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये सारी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये रूटीन की बीमारियों के है? खिलाफ वैक्सीन नहीं है। ये मोहलिक बीमारियों के खिलाफ है। अच्छा। फेटल, डेडली, जो कि आपके बच्चे की जान ले सकते हैं, ये वो वैक्सीन हैं। बीमारियां तो हमारे गिर्द बहुत हैं और चाहने को हम हर बीमारी के खिलाफ एक वैक्सीन बना लें, लेकिन ये वो बीमारियां हैं और उनके खिलाफ हम ये वैक्सीन करते हैं जिसमें बच्चे की जान जाने का भी खतरा है। ठीक है। तो इसमें अगर हम शुरू से शेड्यूल देखें, बीसीजी और पोलियो ड्रॉप्स और हेपेटाइटिस बी का हमारा शेड्यूल है। 1.5 माह से 2 माह के दरमियान हम इनको डीपीटी और प्रेविनार और रोटा वायरस की डोज देते हैं। सही। फिर हम 4 महीने पे दोबारा इसको डीपीटी और प्रेविनार और रोटा वायरस की डोज, फिर 6 माह के बाद। ये ऐसे 3 वैक्सीन हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस हैं। इसीलिए हमने इनको एक तो शुरू में रखा हुआ, अच्छा। और दूसरा ये 5-5 6-6 टीकों का इकट्ठा मिलाप करके इनका एक टीका बनाया गया। अगर एक एक बीमारी के अलग अलग वैक्सीन की जाती तो फिर बहुत सी सुइयां चुभानी पड़ती हैं और बहुत सी माएँ और ज़्यादा दुखी हो जाती हैं वहाँ बेचारे से। बच्चे के लिए तो भी जी, तो तो दुखी ये पेंटा के नाम से और हेक्सा के नाम से आते हैं। और अब पोलियो के लिए ओरल ड्रॉप सिर्फ नहीं है बल्कि इंजेक्टेबल पोलियो भी है इसमें शामिल। ये तो हो गई 6 महीने तक। और अब जो नया स्केड्यूल हमने शुरू किया जिसमें हमने मीजल्स का भी वैक्सीन जो है वो हम अर्ली कर दिया है, 6 माह पे कर दिया। मीजल्स और रुबेला, ये भी दो इंतहाई खतरनाक वायरल बीमारियां हैं जिसको आम लोग समझते हैं कोई नहीं, खसरा हुआ निकल जाएगा, लेकिन खसरा जब खराब होता है या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो वो बच्चे की जान ले जाता है। इसी तरह रुबेला जो है, ये अगर इस एज में हो जाए और बच्चे खातून बच्चियों के अंदर ख़ास तौर पे अगर ये जरासीम रह जाएं, तो आइंदा ये अपने हमल के दौरान जो आने वाला बच्चा है उसके लिए बहुत सारी हार्ट की और कान की और बहुत सी ऐसी बीमारियों को जन्म दे सकते हैं कि जो बाद में लॉन्ग टर्म जाकर उस वक्त आपको समझ नहीं आती कि बच्चे को क्या हुआ। ये नहीं पता कि माँ को जो हो चुका, स्पेशली जिन खवातीन को डिलीवरी के आखिरी हफ्तों के दौरान में ये रुबेला और ये चीज़ होती है, उनमें तो बच्चों को यूनिवर्सली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें वो कॉज कर लेते हैं। ये हो गया। फिर 9 मंथ्स के ऊपर हम जाके मेनिंजाइटिस का और मीजल्स का वैक्सीन करते हैं। ठीक है। फिर साल के ऊपर फिर हम दोबारा से प्रेविनार वैक्सीन करते हैं और मेनिंजाइटिस का दूसरा गर्दन तोड़ बुखार जिसको हम कहते हैं, जिससे कि बच्चे का दिमाग पे असर पड़ सकता है। हाँ, एवरी 3 मंथ्स हम वैक्सीनेशन, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स, उसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और प्रेविनार की जो डोजेज हैं ये हम लगाना चाहते हैं। फिर 2 साल के ऊपर टाइफाइड की डोज आ जाती है और चिकन पॉक्स की डोज हम बूस्टर लगाते हैं प्री स्कूल में। हर 2 साल के बाद टाइफाइड की डोज लगती है। ठीक है। और इसी तरह 5 साल के बाद टेटनस की डोज लगती है। अब एक फ्लू का चूंकि अब बहुत सारा सिलसिला शुरू हो गया है सारी दुनिया में, ये मसलन स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और ये इवन कोविड जो है, इट्स अ टाइप ऑफ फ्लू वायरस।
तो इनके खिलाफ जो वैक्सीन है, ये तो ऐसे बच्चे जिनमें बार बार इन्फेक्शन हो रही हैं, चेस्ट इन्फेक्शन से बार बार बच्चे आ रहे हैं, तो उनको फिर हम सालाना हर सीजन के शुरू होते वक्त, सर्दियों का जब सीजन शुरू होता है तो उस पर फ्लू की वैक्सीन भी हर साल लगाई जाती है। सही, रिसेंटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन देखने को मिल रही हैं, स्केड्यूल हो रही हैं, ये क्यों बार बार इंक्लूड हो रही हैं? अब ये रियलाइज किया गया है कि ये जैसे एचपीवी वैक्सीन, मसलन बच्चियों के लिए जो वैक्सीन 9 ईयर्स टू 15 ईयर्स 16 ईयर्स के लिए हम लगा रहे हैं, कि ये जो औरतों का जो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर जिसको हम कहते हैं, रहम का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर जिसको हम कह सकते हैं, तो ये उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन है। और जब इतना इंसिडेंस हमारे यहाँ है कि ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है खवातीन में, तो ये तो फिर इसके लिए बचत करनी बड़ी ज़रूरी है। पूरी दुनिया में जो बाकी ममालिक में है, वहाँ तो इवन मेल्स को ये लगाया जाता है, अच्छा। ताकि वो मेल्स खुद इफेक्ट ना हो और वो जाके आके खवातीन को इफेक्ट ना करें। इसी तरह ये रुबैला का मैंने आपसे जिक्र किया कि मीजल्स और रुबैला की वैक्सीन है जो पहले 9 माह पे लगाई जाती थी, अब हमने 6 माह पे उसको शुरू किया, क्योंकि इसकी इंसिडेंस ऐसी बढ़ गई इन बीमारियों की इस एज में। और ख़वातीन को जैसे हमने कहा कि प्रोटेक्ट हम करना चाहते हैं कि हमारी बच्चियां जो हैं वो रुबैला से खुद भी बचें और आगे उनके जो न्यूबॉर्न हैं वो भी इफेक्ट ना हो उससे। उसके बाद ये वैक्सीन मार्केट में आती हैं, फिर उनके जानवरों पे ट्रायल होते हैं, फिर उनके इंसानों पे ट्रायल होते हैं, फिर ये वैक्सीन जनरल यूज़ के लिए आती हैं। तो ये नहीं है कि जैसे कई लोग कह देते हैं कि जी वो तजर्बे कर रहे हैं साढ़े, हमारे ऊपर तजर्बा कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं होती। ये साइंटिफिक स्टडीज़ के बाद ये चीज़ें निकलती हैं और इनको रेजिस्ट करने के बजाय इसमें कोऑपरेट करना चाहिए और लगवाने चाहिए अपने बच्चे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए क्या जो एज स्पेसिफिक वैक्सीन है और उनकी जो बेनिफिट्स हैं, उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? शेड्यूल बनाया गया है, ये इस साइंसी बुनियाद पे बनाया गया है कि कौन सा बच्चा किस एज में किस बीमारी के लिए ज्यादा ससेप्टेबल है। जैसे हमने ये देखा कि कुछ वैक्सीन पैदाइश वाले दिन हम लगा रहे हैं, इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि ये वो बीमारियां हैं जो पैदाइश वाले दिन भी, जैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ तो ये जरासीम उनको लग सकते हैं। इसी तरह से जितने भी वैक्सीन हैं, मीजल्स का वैक्सीन हम पहले 9 माह पे देते थे, क्योंकि हमारा ये ख्याल था, साइंटिफिक स्टडीज थी कि ये जो मीजल्स है ये 9 माह से पहले बच्चे को नहीं अफेक्ट कर सकता, क्योंकि उसको माँ से एंटीबॉडीज मिली हुई होती। लेकिन अब जो डाटा नया आया उसमें यह है कि जी बहुत से बच्चे 7 माह 6 माह पे भी इफेक्ट हो जाते हैं। कोई रैंडम हमने तकसीम नहीं किया, बल्कि उसकी एक ख़ास साइंटिफिक बुनियाद है जिसके ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये वैक्सीन किस एज में लगनी चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएंगे जो डोजेस हैं, ये बूस्टर डोजेस लग रहे हैं, ये किस हद तक फायदेमंद हैं और ये क्या काम करते हैं? बूस्टर जैसे कि नाम से जाहिर है, तो पहले से अगर आपके अंदर किसी चीज़ के खिलाफ इम्यूनिटी या मुदाफ़त मौजूद है तो उसको बूस्ट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, ये आप समझें कि जैसे प्रेविनार की अगर पहली डोज देंगे और बॉडी ने उसके खिलाफ 100 एंटीबॉडीज बनाई हैं, जब हम दूसरी डोज देते हैं तो वो 100 नहीं और बनाता बल्कि 1000 और बनाता है। ये बूस्टर डोज हो जाती है। जब हम तीसरा बूस्टर देते हैं उसको तो वो 1 लाख एंटीबॉडीज बनाता है। तो ये बूस्टर डोजेस का ये रोल है कि जो वैक्सीन पहले से लग चुके हुए हैं, अच्छा। डीपीटी है, पोलियो है, वेबिनार है, मेनिंजाइटिस के वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए का है, बी का है, इन चिकन पॉक्स के बूस्टर्स लगते हैं। तो ये सब टीके वो हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है, और जब हम बूस्टर लगाते हैं तो वो उसकी जो मुदाफ़त है उसको कई गुना बढ़ा देता है। जैसे ही बच्चा स्कूल में जाता है तो वो इतनी सारी वायरसेस और बैक्टीरिया और इतने सारे मौसमी जर्म्स को एक्सपोज होता है, क्योंकि बच्चे मुख्तलिफ जो शहर के किनारों से आ रहे होते हैं, हर कोई एक नई इन्फेक्शन लेके आ रहा होता है। तो उनके अंदर अगर वो बूस्टर होगा तो उनके मुदाफ़त बेहतर होगी और वो बार बार बीमार होने से बच जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने देखा है जो खवातीन हैं, सपोज 30 की या 25 साल की हैं, तो उनको जो है फ्लू बूस्टर लगाए जाते हैं, तो उन बूस्टर लगने के बावजूद उनको फ्लू होता है, ये क्या मसला है? ये फ्लू के बारे में अक्सर कन्फ्यूजन रहती है और लोगों को चूंकि पता नहीं होता कि ये फ्लू का जो वैक्सीन है, ये फ्लू की जो हजारों इकसाम हैं, ये उनके अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट काम नहीं करता। अच्छा। और फ्लू की कई इकसाम हैं, मसलन बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये कोविड, ये आम जो हमारा इन्फ्लुएंजा, सीजनल इन्फ्लुएंजा जिसको कहते हैं, ये टीका उन किस्मों फ्लू के अगेंस्ट लगाया जाता है जो कि ख़तरनाक नौयत की होती हैं, और हर साल ये नया टीका आता है। ये एक ही टीका तमाम उम्र के लिए आपके काफ़ी नहीं होता, अच्छा। बल्कि हर सीज़न में जो नए वायरसेस आ रहे होते हैं, इस वक्त दुनिया में जितनी रिसर्च हो रही है ज़्यादा वो वायरसेस के ऊपर और वैक्सीन के ऊपर हो रही है। इवन बिल गेट्स को अगर आप गौर करेंगे तो वो अपना इतना इम्पोर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट का काम छोड़ के अब वो वैक्सीन की तरफ आ गए।
और बहुत सारा दुनिया में जो काम इस वक्त साइंटिफिक रिसर्च हो रही है वो वैक्सीन और वायरस प्रिवेंटेबल डिजीज के ऊपर हो रही हैं। टेटनस की, जैसे आपको पता है, प्रेग्नेंट मदर्स को लगती है ताकि जी उसका बच्चा टेटनस से जी बचे, जी उसकी भी बूस्टर लगती है, हम्म। फिर ताकि माँ के अंदर इम्यूनिटी जब इतनी हो जाए कि वो फिर अगला बच्चा उससे प्रोटेक्ट हो जाता अच्छा, ये बताएंगे जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्केड्यूल्स में टाइमिंग्स और वैक्सीन में क्या मेन डिफरेंसेस हैं? है। वैक्सीन के अंदर फर्क होता है क्योंकि जो प्राइवेट वैक्सीन होती हैं वो पैसे मरीज को भी खर्चने पड़ते हैं एक्सपेंसिव और होती है। एक्सपेंसिव भी होती हैं और ज़रूरी भी होती हम्म हैं। ये हम अगर समझते हैं कि जी जितनी वैक्सीन चाहिए वो सब गवर्नमेंट लगा रही है, तो ऐसा नहीं है। हम्म लेकिन गवर्नमेंट जितना अफोर्ड कर सकती है और जितना वो ज़रूरी समझती है, जो ज़्यादा एपिडेमिक लेवल की जो डिजीज़ेज हैं हम्म और जो ख़तरनाक जानलेवा बीमारियां, उसके लिए ये हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि हमारी गवर्नमेंट अपने महदूद जो फंड्स हैं उसके बावजूद ये फ्री वैक्सीन, स्पेशली ये नई वैक्सीन जैसे ही आ रही हैं, तो इनके लिए वो खर्च कर रही है। और हमें इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसको रजिस्ट नहीं करना चाहिए और टीका ज़रूर लगवाना चाहिए जाके। जैसे दूसरी दवाइयाँ खाते हैं तो बच्चों को साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, तो क्या वैक्सीनेशन के भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया क्योंकि बहुत से पेरेंट्स बहुत डरते हैं। हम्म और कई दफ़ा लोग इसी वजह से वैक्सीनेशन भी डिनाई कर देते हैं कि नहीं जी हमने नहीं लगवाना, क्योंकि बच्चे हम्म को बुखार मसलन हो जाता है, हम्म बच्चे को दुखन ज़ाहिर है, सुई लगती है, दर्द तो होता ही ना, एक आध दिन रोला भी डालते हैं, शोर डालते हैं, बच्चे रोते हैं बहुत ज़्यादा। चंद टीके ऐसे हैं जिनके नोन ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स है। डीपीटी जैसे हमने कहा कि 1.5 माह पे, 2.5 माह पे, 3.5 माह पे, इसके साथ कई दफ़ा जहाँ टीका लगता है वहाँ सुर्खी आ जाती है, सोजन आ जाती है थोड़ी सी, और उसके साथ थोड़ा सा क्राइंग ज़्यादा और बुखार की हम्म कैफियत हो जाती है। उसके अलावा जब जब दूसरी दफ़ा टीका लगाते हैं तो ज़ाहिर है, हमने जैसे पहले कहा कि वो बूस्टेड रिस्पॉन्स होता है उसका, हम्म तो कई दफ़ा उसमें और ज़्यादा बुखार हो, तीसरी दफ़ा लगाते हैं तो और बुखार हो जाता है। तो पेरेंट्स कई दफ़ा डर रहे होते हैं कि जी ये ऐसे नहीं होगा। इसका दो इसके तरीके हैं। एक तो ये कि बच्चे को पहले से ही हम कवर कर लेते हैं, उसको पैरास्टामोल वगैरह या ब्रूफेन या जैसे हम्म भी हमने करना, वो हम कर ले के फिर इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका। दूसरा है कि इसकी कुछ ऐसी वैरायटी जो कि जैसे हम पहले जिक्र कर रहे थे कि गवर्नमेंट की जो पेंटा है उसकी बजाय हम हेक्सा लगाते हैं, जिसके अंदर ये रिएक्शन कम होता है क्योंकि उसकी वैक्सीन की टेक्निक बनाने की डिफरेंट है। तो हम्म वो ए सेलुलर होता है, उसमें सेल्स नहीं होते हैं। हेक्साजाइन जो हम छोटे बच्चों को लगाते हैं जिसमें 6 टीके होते हैं, और उसमें पोलियो का इंजेक्टेबल भी शामिल है उसके अंदर। तो वो जो आप सिविल और ये जो गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात कर रहे थे उसमें भी ये बात हम्म अहम है कि इन वैक्सीन्स को कई दफ़ा उनकी ज़्यादा सख्ती की वजह से या ज़्यादा उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसकी वजह से फिर कई दफ़ा ये कुछ कंसल्टेंट्स ये रिकमेंड करते हैं कि नहीं फिर इसको ना लगाएं। हम्म अब या किसी बच्चे को जिसको हम कहते हैं कि एक ऐसी एलर्जी जिसको जो हर बच्चे में तो नहीं होती लेकिन किसी एक बच्चे में हो सकती है, हम्म तो अगर ऐसा कोई टीका लगा है जिसमें कोई बच्चे को बहुत ज़्यादा शदीद उसने रिएक्ट किया है, हम्म बहुत तेज़ बुखार हो गया है, कोई फिट्स पड़ने शुरू हो गए हैं, कोई रो रहा बहुत ज़्यादा है, हम्म कई टीकों में ये होता है कि फिर 24 घंटे बच्चे बहुत ज़्यादा उसके साथ ट्राई करते हैं। हम्म तो नेक्स्ट टाइम जब हम लगाएंगे तो हम उन चीज़ों को अपने मद्देनज़र रखेंगे और ये देखें कि क्या वो उसमें टेक्निक की कोई गलती थी, कोई टीका लगाने वाले का कोई प्रॉब्लम था, या टीका जो था वो हम्म ठीक नहीं था, डेट वाइज कोई एक्सपायर्ड तो नहीं था, कोई और चीज़ इस तरह की जो जहन में रखें। या किसी फैमिलीज में वो कहते हैं कि जी हमारे बच्चों को जब ये टीके लगते हैं तो ये इनको फिट्स पड़ जाते हैं या रिएक्शन होते हैं, तो फिर उन चीज़ों को हम फिर देखते हैं। अच्छा डॉक्टर तो साहब, आपके पास कोई बच्चा ऐसा है कि इंसिडेंट हो जाता है, जी उल्टा रिएक्ट हो जाता है, तो आप कैसे ओवरकम कर लेते हैं, बच्चा सही हो जी, जाता है? वो चूंकि नोन होते हैं डॉक्टर को पता हम्म होता है कि इस टीके का क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो पहले से चूंकि जहनी तौर पे भी तैयार होता है और हॉस्पिटल के अंदर ये सारी फैसिलिटीज होती हैं। डॉक्टर साहब, बहुत से ऐसे लोग होते हैं वैक्सीनेशन करवाते ही नहीं है और बल्कि दूसरे लोगों को भी रोकते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं तो हमारे भाई हैं और हमारे अपने लोग हैं जो ये इसको रेजिस्ट करते हैं। हमें पता है कि ख़ास हम्म इलाकों में कुछ ज़ुबानें बोलने वालों में ज़्यादा इसकी रेजिस्टेंस है, लेकिन जो इल्म है वो जब इंसान के पास आ जाता है तो वो उसके चीज़ के नुकसान को और फ़ायदे को वे कर सकता है। हम्म अगर बच्चे को आपने पोलियो के 2 कतरे नहीं पिलाए और उसकी बेचारे की टांग ज़ाया हो गई या चल नहीं हम्म सकता, और सारी उम्र के लिए वो फैमिली के लिए भी और उनके लिए भी एक हम्म सरदर्द है और एक लगातार, यानी आप समझे कि कभी ना ख़त्म होने वाली एक हम्म मिजरी है, तो उससे बचने के लिए 2 कतरे पिलाना, वो जब अगर बात करेंगे डॉक्टर के पास आएंगे उससे सवाल करेंगे, वो उनके सवालों के जवाब देगा, उनकी जो सिक्योरिटीज़ हैं उसको एड्रेस करेगा, उसको जवाब देगा उनका, उसको समझाएगा, तो होपफुली समझ आ जानी चाहिए।